हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज 27 मार्च 2021 आपके चैनल सोर्स फॉर प्रहार की वर्षगांठ है। यानी कि आज ही के दिन 27 मार्च 2020 को लॉकडाउन के दौरान मैंने ये चैनल शुरू किया था। और शुरू करते वक्त कभी भी नहीं सोचा था कि आने वाले एक साल में ये चैनल यहां पर पहुंच जाएगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप सब लोगों ने जितना सपोर्ट प्यार दिया है और लगातार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से अभी तक मैं आपके लिए वीडियोज लाता रहा हूं, इसी तरह से आगे भी नई नई जानकारियों पर, नए लीगल अपडेट्स पर रेगुलर आपसे मिलता रहूं, आपके लिए नई नई जानकारियां लाता रहूं। तो दोस्तों, इसी संबंध में आज का भी वीडियो है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो कि झूठे मुकदमों से परेशान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं सेक्शन 498A डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस से रिलेटेड, यानी ये कॉम्बो वीडियो होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर अगर ये सारे मुकदमे हो रखे हैं और झूठे मुकदमे हो रखे हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसे कैसे आप इन मुकदमों से बाहर आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं। आपको ध्यान से सुनना है और आपके मुकदमों में हो सकता है इससे फायदा मिल जाए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना ही है कि आप लोग झूठे मुकदमों से बाहर आ सको, फॉल्स एलिगेशन से बाहर आ सको, और आपकी जो मेंटल टॉर्चर आप लोगों को हो रहा है वो थोड़ा कम हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके बचाव के कुछ तरीके बता रहा हूं यदि आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं, ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सेक्शन 498A जिसका कि सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। यदि आप गूगल पर सर्च करें इस बात को कि इंडिया का सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला लॉ कौन सा है, तो वो सेक्शन 498A को दिखाता है। यानी कि सेक्शन 498A का बहुत मिसयूज होता है। तो सेक्शन 498A की दोस्तों जब झूठी कंप्लेंट लिखाई जाती है, तो उसमें घटनाक्रम को बनाया जाता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और दोस्तों देखिए, जब भी कोई झूठ बोलता है ना कुछ गलती जरूर करता है, और कहीं ना कहीं हमें उसके लूप होल्स, उसकी कमजोरियां जरूर मिलती हैं। और दोस्तों, जो महिलाएं सच बोलती हैं, सच्चा मुकदमा दर्ज कराने आती हैं, वो अलग दिखती हैं। क्योंकि हम लोग इतने समय से मुकदमे करते हैं, जब हमारे पास कोई महिला बैठती हैं, महिलाएं भी बहुत आती हैं अपने 125 केस करवाने के लिए, 498A के लिए, या फिर अपनी किसी और प्रॉब्लम्स के लिए, तो हम लोग को देखते ही अंदाजा हो जाता है कौन जेन्युइन है और कौन फॉल्स केस करना चाह रही है। तो कहने का मतलब, यदि आपके ऊपर फॉल्स केस दर्ज हुआ है, तो आपकी जो FIR होगी या उस महिला ने जो कंप्लेंट दी होगी, उसके अंदर बहुत सारी उसने गलतियां भी की होंगी, क्योंकि घटनाक्रम को बनाया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट मेरा यह है कि आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है उसने जो डेट और टाइम मेंशन किया हो, उस डेट और टाइम पर आप कहीं और हो, वहां पर हो ही ना, और उसका आपके पास एविडेंस भी हो। लाइक आप किसी जगह पे गए थे और वहां का आपके पास ट्रैवलिंग टिकट है उस सिटी का, कि आप वहां से वहां तक मूव करें, वहां का प्लेन का टिकट है, फ्लाइट का टिकट आपके पास है, या फिर ट्रेन का टिकट है, या कुछ और इस तरह की चीज मिल जाए आपको। हो सकता है आप लकी रहे। तो इसलिए आपको उस कंप्लेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसमें इस तरह के लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करनी है। घबराना नहीं है, एलिगेशन तो ऑब्वियसली उसमें होंगे ही आपके ऊपर, चाहे आपने कुछ किया है या नहीं किया है। अब दोस्तों, इस झूठी FIR के अंदर आपको इस तरह की घटनाएं ढूंढनी है, उनको अंडरलाइन करना है। जो भी डेट टाइम उसने मेंशन किया है, उनको अंडरलाइन करना है। कोशिश करनी है आपको साक्ष्य निकालने की, उस डेट और टाइम पर आप कहां पर थे। वो एविडेंस आपको जब मिल जाएंगे, तो वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं हर एक केस में। इसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उसमें झूठ लिखा होता है, मतलब पूरा ही घटनाक्रम झूठा होता है। अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि पूरी FIR झूठी है, उसके अंदर कोई भी सच्ची बात नहीं है, और आपके पास उसके प्रॉपर एविडेंस भी है, यानी कि जो कुछ उसने लिखा है आप उसको झूठा साबित कर सकते हैं, इतने एविडेंस आपके पास हैं, तो ऐसे केस में बिना सोचे समझे आपको हाईकोर्ट के पास सेक्शन 482 CRPC में निश्चित रूप से जाना चाहिए क्वेश्चनिंग के लिए। कहा जाता है क्वेश्चनिंग बहुत कम होती है, 90% क्वेश्चनिंग नहीं होती है, केवल 10% मामलों में, 20% मामलों में ही क्वेश्चनिंग होती है। तो ऐसे केस में दोस्तों, ये वही मामले होते हैं 10 से 20% जहां पर प्रॉपर एविडेंस आपके पास होते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों इसमें यह है स्त्रीधन। स्त्रीधन जो होता है, देखिए शादी पर बहुत सामान्य सी बात है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब बहू आती है तो उसको बेटी माना जाता है, और जब लड़के की शादी होती है तो लड़का दूसरे परिवार के लिए बेटा होता है। तो ऐसे केस में अपने बच्चों को हर माँ बाप, चाहे वो लड़की के हो चाहे वो लड़के के माँ बाप हो, कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। अब वो उपहार अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग देते हैं। सोना चांदी के उपहार भी होते हैं, उससे ज्यादा कीमती भी हो सकते हैं।
अब लेकिन होता क्या है कि कल को जब मामला बिगड़ता है तो इन्हीं उपहारों को दहेज की तरह दिखाया जाता है कि हमने इतना दहेज दिया, जबकि एक्चुअल में वो दहेज नहीं होता है, वो एज ए गिफ्ट शादी में दिए गए होते हैं, या फिर लड़की का स्त्री धन हो सकता है जो कि उसके माँ बाप ने उसको दिया हो कि शादी के बाद ये उपहार स्वरूप ये स्त्री धन रख ले। तो दोस्तों ऐसे केस में शादी का जो भी लेन देन आपके बीच में हुआ है, यानी कि जो भी आपका सोना चांदी कपड़े या जो कुछ भी आपके बीच में एक्सचेंज हुए हैं, उनकी प्रॉपर आप एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली भविष्य में ऐसा होता है कोई दुविधा आ गई तो कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी पर गलत क्लेम ना कर सके। आप उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, लड़की वालों की तरफ से ये आया, लड़के वालों की तरफ से ये आया, और उस पर साइन करवाइए, दूल्हा दुल्हन दोनों के, उनके माता पिता के एज ए विटनेस साइन करवाइए, ताकि कल को वो बढ़ा चढ़ा करके कोई भी पार्टी उसको एलिवेट ना कर सके कि भाई इतने नहीं इतना था। या कई बार ऐसा होता है 2 तोला सोना दिया होता है उसको 20 तोला बताया जाता है, तो इस तरह की चीजें नहीं हो। तो इसके लिए जरूरी है कि इनिशियली स्टार्टिंग लेवल पे ही आप उसमें साइन करवा लीजिए। अगला पॉइंट दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी, पहले भी मैंने बताया, कभी भी लड़की वालों से कोई भी पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर मत कराइए, ना ही शगुन का कराइए, ना ही किसी और तरह का कराइए, ना ही किसी गुड फेथ में कराइए, क्योंकि कल को यदि मामला बिगड़ता है तो ये कहा जाता है कि जो सामने वाले की स्टेटमेंट है इसमें हमने इतना पैसा डलवाया था, इसने हमसे डाउरी मांगी थी और ये डाउरी का पैसा हमने इतना डलवाया था क्योंकि हमारी बेटी को परेशान कर रहे थे और उसको उस परेशानी से बचाने के लिए हमने इतना पैसा इनके अकाउंट में डलवाया। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के आप पर डाउरी का भी इल्जाम लग जाएगा, एक्सटॉर्शन का भी लग जाएगा, और भी कई इल्जाम लग सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। शादी में जो भी आपका खर्चा होता है वो अपने अपने हैंड पे कीजिए, नगद कीजिए, अकाउंट से कीजिए, लेकिन दूसरे के खाते से कभी भी अपने खाते में कोई पैसा ट्रांसफर मत कीजिए, वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अब दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ किसी भी मुकदमे में झूठ बोल रही है, यानी कि कुल मिला के आपको ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस के मामले में उसने बहुत सारी गलत चीजें लिख दी हैं, या डीवी में कोई गलत फैक्ट लिख दिया है, या 498 में गलत चीजें लिख दी हैं, तो ऐसे केस में आप सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जरूर लगाइए। दोस्तों ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो आपको इसका फायदा हर एक केस में मिलेगा, चाहे वो कोई भी मैट्रिमोनियल केस आपका चल रहा हो, वहां पर इसका फायदा मिलेगा यदि कोर्ट उस एप्लीकेशन पर आपके फेवर में ऑर्डर कर देती है। तो इसलिए दोस्तों होता है क्या, लोग सोचते हैं कि भाई 340 लगाऊं ना लगाऊं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक एप्लीकेशन 340 की आपको बिल्कुल लगा देनी चाहिए अगर आपको लगता है कोई भी गलत फैक्ट है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका डीवी का केस चल रहा है और डीवी के केस में आपके ऊपर कोई मेंटेनेंस बन जाता है, लेकिन आपको लगता है कि मेंटेनेंस की अमाउंट अनरीजनेबल है या आपको अच्छे तरीके से सुना नहीं गया है और आपको लगता है कि अमाउंट गलत निर्धारित कर दी गई है, तो ऐसे केस में आप डीवी एक्ट की धारा 25 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन को तुरंत मूव कर दीजिए। इस एप्लीकेशन में आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस ऑर्डर को चेंज करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, कि अगर आपको लगता है कि ऑर्डर गलत है तो उसको ऑल्टर किया जाए। तो ये एप्लीकेशन आपको तुरंत मूव कर देनी चाहिए जैसे ही गलत मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, यानी कि आपको लगता है वो अमाउंट रीजनेबल नहीं है, वो गलत ऑर्डर है, तो आपको उसके खिलाफ तुरंत 25(2) में एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। अगली बात दोस्तों ये है कि यदि आपके खिलाफ कोई मेंटेनेंस का ऐसा ऑर्डर हो गया है जो आपको लगता है गलत है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां से स्टे भी ला सकते हैं। स्टे का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपील में गए, स्टे की एप्लीकेशन लगी थी, तो इसका मतलब है जो लोअर कोर्ट की फाइल होगी वो तब तक स्टे हो जाएगी जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती। हो सकता है उस अपील में आपकी अमाउंट को कम कर दिया जाए। दोस्तों एक मामले में ऐसा हुआ था कि लड़के पर 75,000 पर मंथ मेंटेनेंस बांध दिया गया था, जबकि उसकी सैलरी केवल 25,000 रुपए महीना थी। वो पहुंच नहीं पाया, कोरोना की वजह से डेट मिस हुई, क्या हुआ, लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, कोर्ट ने केवल लड़की की बात सुनी और 75,000 रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस बांध दिया। लेकिन बाद में जब लड़के को पता चला तो लड़के ने देखा कि भाई मेरी तो सैलरी 25,000 है, तो ऐसे केस में दोस्तों तुरंत आपको हाईकोर्ट मूव करना चाहिए और वहां से आपको स्टे ले लेना चाहिए लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर, जब तक कि आपकी वो अपील डिसाइड नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों आजकल देखिए ऐसा चल रहा है कि लड़का भी वर्किंग होता है और वो चाहता है कि जो उसकी वाइफ हो वो भी उसी की तरह हो, यानी वो भी वर्किंग हो। तो दोनों पढ़े लिखे लोग जो कि अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं एक साथ संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन जब डिस्प्यूट होता है तब मामले खराब होते हैं। तो ऐसे केस में दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की अर्निंग का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, यानी हस्बैंड को पता होना चाहिए उसकी वाइफ कहाँ काम कर रही है, उसकी कितनी सैलरी है, ये सारी जानकारियां अपने पास रखिए, क्योंकि यदि जानकारियां आपके पास नहीं है तो मेंटेनेंस केस में आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेंटेनेंस के केस में देखिए क्या होता है, दोनों ही पार्टी को अपनी अपनी अर्निंग शो करनी होती है। तो ऐसे केस में यदि आपके पास दूसरी पार्टी की जानकारी है, दूसरी पार्टी अगर गलत इंफॉर्मेशन देती है, तो कम से कम आप कोर्ट को बता सकते हैं कि ऐसा नहीं और ऐसा है, इसकी सैलरी इतनी नहीं इतनी है। तो यानी कि जो ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और जो सच्चाई होती है वो कोर्ट के सामने आ जाती है।
तो ऐसे मामले में आपको अपनी वाइफ की अर्निंग का रिकॉर्ड स्टार्टिंग से ही अपने पास रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए शादी के समय आपकी बात हो तो उसी समय सबके सामने क्लियर करें कि आप अपने रिकॉर्ड्स दीजिए कि आप क्या करते हैं और कितनी आपकी सैलरी है। उसके बाद देखते हैं कि शादी का बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि बाद में जब ये मामले जाते हैं तो फिर ये हो जाता है कि भाई बोल दे कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताना चाह रही। तो इसलिए सारी ही चीजों को, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो चाहे वो किसी और चीज से संबंधित हो, शादी की जब बात होती है उसी समय पहले ही तय हो जाना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी दोस्तों, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया और इस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज होते ही जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बताया है काउंटर केस आपको डालने चाहिए। कौन से काउंटर केस डालने चाहिए, अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था डिटेल में। ये सारे काउंटर केस डाल के आपको सामने वाले को रोकना चाहिए। यानी कि देखिए होता क्या है, जब पारिवारिक विवाद चलते हैं तो वाइफ के साथ कई बार झगड़ा हो जाता है, झगड़े में गाली गलौज भी हो जाता है, झगड़े में धमकियां भी दी जाती हैं और झगड़े में एक्सटॉर्शन भी किया जाता है कि इतने पैसे दे दो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, आप लोग भी जानते हैं अपने पर्सनल अनुभव से और मुझे भी पता है कि ये सब होता है। तो अगर ये सब होता है तो इन सब के आधार पर आप बहुत सारे मुकदमे अपनी तरफ से भी दर्ज कर सकते हो। देखिए, यदि वाइफ के साथ गलत होता है तो वाइफ के पास राइट है 498A दर्ज करने का, डीवी दर्ज करने का या फिर मेंटेनेंस दर्ज करने का। लेकिन अगर वो अपने राइट्स का मिसयूज कर रही है, यानी ये सब नहीं हुआ है उसके बावजूद वो ये सब दर्ज कर रही है, तो आपके पास भी राइट्स हैं अपने आप को सेव करने का। आपको यदि कोई गाली देता है या आपके साथ कोई मारपिटाई करता है या आपको कोई धमकी देता है या फिर कोई आपसे पैसे की मांग करता है या फिर आपको कोई कहता है कि पैसे दे दीजिए वरना मैं मुकदमे में फंसा दूंगा, तो ये सारी चीजें ही क्राइम है और इनके खिलाफ आप अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि अत्याचार सहना भी एक गुनाह होता है। और इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि अनावश्यक रूप से किसी को परेशान ना करें। और दोस्तों, बहुत लिमिटेड पर कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर हस्बैंड भी वाइफ को परेशान करते हैं, यानी कि शादी हुई, कुछ दिन साथ में रह लिए और जब अपना मन भर गया तो वाइफ को निकाल दिया बाहर कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसे केसेज भी हैं। वो ठीक है, मैं मानता हूं कि उन केसेज की परसेंटेज बहुत कम है। तो आप सबसे मेरा यह अनुरोध है कि किसी भी महिला के साथ इस तरह से बिल्कुल मत कीजिए। उसे अनावश्यक रूप से घर से निकालना आपकी मर्दानगी को शोभा बिल्कुल नहीं देता है। तो इस तरह की हरकतें मत कीजिए कि आप जो है अपनी नजरों में ही गिर जाएं। समाज की नजरों में तो ऑब्वियसली आप गिरते ही हैं, जब आप एक महिला पे अत्याचार करते हैं आप अपनी नजरों में भी गिर जाते हैं। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल मत कीजिए। और जिन लोगों पर झूठे केस हैं वो अगर मेरी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं शुरू से एंड तक अपने मुकदमे में, तो ये बहुत हद तक संभव है कि वो अपने मुकदमे से कहीं ना कहीं राहत जरूर पाएंगे, कुछ ना कुछ रिलीफ उनको जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।